सब मधेसियों के आत्म के केंद्र बिंदु बने जनमत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सी.के. राउत जी, मंच पे आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय नेतागण, वरिष्ठ नेतृत्व मंडल के सदस्यगण, विद्यार्थी जनमत संघ के मित्रगण तथा महिला जनमत संघ के विभिन्न जुझारू नेत्रीगण, इस सभा पे मौजूद तमाम माताएं बहनें, मेरे सज्जन वृंद, बुजुर्ग, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न तह और तबका पेशाकर्मी मित्रों को मैं सभी को इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम और इस्तकबाल करना चाहता हूं। आप सबके सामने मैं राजनीतिक बात तो क्या करूं, क्योंकि यह भूमि ऐसी भूमि है जो समग्र मधेश तो क्या पूरे नेपाल को राजनीति सिखाने वाली भूमि है। ऐसी भूमि के वीरों के बीच में मैं अपनी दो चार शब्दों को रखने का जो मौका मिला, उसके लिए आयोजक टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे हम उम्र यहाँ पे बैठे नौजवानों, आप सभी ने खामोश रहे और इस तरह के खामोश रहे जिसकी वजह से आप जानते हैं क्या हुआ। आप खामोश रहे, यहाँ पे शासक ने हमारी माताओं के जो है सिर का सिंदूर पूछता रहा। आप खामोश रहे, बच्चे यतीम होते गए। आप खामोश रहे, यहाँ के बुजुर्ग माताएं बहनें जो अपने बच्चों से दूर होती गई। आप खामोश होते गए, आपका भाई बिछड़ता गया। आप खामोश हो गए, कोई पिता बेटा हो गया। आप खामोश होते गए और क्या हुआ कि आपकी जो धन जन जो कुछ भी था, आपका जो कुछ था सारा के सारा अपहरण हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं? आंदोलन हुआ, आप सब खामोश रहे। मेरे भाई आपसे जुदा होते गए, उनका शरीर का खून पानी की तरह रोडों पे बहता गया। आप खामोश रहते गए, उनके नन्हे नन्हे बच्चे यतीम होते गए। शासक ने गोलियां मार करके, यहाँ के रजवाड़ों ने, यहाँ के शासकों ने गोली मार करके हमारा खून, हमारे भाइयों का खून पानी की तरह बहाता रहा। बोलो, कब तक आप शांत रहोगे? ये शांत होने का समय नहीं है, इसलिए गंभीर होने का समय है। हम उम्र नौजवानों, मेरे भाइयों, आप लोग को गंभीरता दिखाना होगा, क्योंकि ये कोई फिल्म का मंचन नहीं है। आप किसी थिएटर में जा करके फिल्म देख करके हल्ला करके चले आने का समय नहीं है। ये गंभीरता से लेने का समय है, क्योंकि ये समय हमारा है। और याद रखो, जिस दिन हमारे भाई आप सब तैयार हो गए, उस दिन घड़ी उनकी होगी और समय हमारा होगा। हम तय करेंगे कि क्या होना चाहिए। इसलिए हर एक नौजवान को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बुद्धिजीवी को, हर एक महिला को, हर एक सज्जन को अब जो है गंभीरता से आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा कि यह भूमि हमारी है, इस पे हमारा शासन होना चाहिए। जैसे पूर्व काल में आज से 50 वर्ष पहले जिस प्रकार हमारा शासन हुआ करता था, वैसा शासन हमको चाहिए, वैसी समृद्धि चाहिए, वैसा विकास चाहिए, वैसा योजना चाहिए, वैसा हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए। उसके लिए आप सबको अब एकदम गंभीर होना पड़ेगा। वो थिएटर की तरह हंस हंस के निकलने की जरूरत अब नहीं है। याद रखो, यदि अब भी हम वही गलती दोहराए, यदि अब भी हम उसी हालात में गए, यदि अब भी हम गंभीर नहीं हुए, तो आने वाला समय बहुत विनाशकारी है और बहुत भयंकर है। इतना विषालु है, इतना भयंकर खतरनाक है कि आप इस भूमि पे पैर भी नहीं रखने पाओगे 10-20 वर्ष में। इसलिए याद रखो, एकता का कोई अब जो है, कोई कहे कि भाई 1 हो गया मधेसी, कोई कहे 2 हो गया मधेसी, कोई कहेगा 3 हो गया मधेसी। ये बात मत सोचो, अब एक ही आवाज देना है कि अब मधेसी केवल जनमत का हो गया है। ये आवाज देना होगा, जनमत पार्टी का हो गया होगा।
पड़ेगा। आप सबने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे व्यवस्था परिवर्तन किए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को वोट दिए, बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाए, बहुत सारे लोगों को शासक बनाए। यहाँ के बुद्धिजीवी लोग याद रखो, ये ऐसी भूमि है जहां से नेपाली कांग्रेस का गठन हुआ था। इसी जूट मील से सर्वप्रथम आंदोलन हुआ था। और कौन किया था? हमारे यहीं के बुजुर्ग लोग किए थे, हमारे इसी विराटनगर के भाई बंधुओं ने किया था। इतना भयंकर आंदोलन किया, आप संपूर्ण मधेसियों ने किया, यहाँ के राजवंशियों ने किया, यहाँ के संथालों ने किया, यहाँ के आदिवासियों ने किया। इतना बड़ा आंदोलन किया कि बीपी कोइराला जैसे अवसरवादी भारत में बैठ करके आपका नाम बेच करके इस नेपाल में कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए कि नहीं? बोलो, कहां गया वो आपका शर्म? कहां चला गया आपका लाज? जिसके बदौलत नेपाली कांग्रेस इसी विराटनगर के इसी ऐतिहासिक भूमि से स्थापना तो हुआ, लेकिन दिया क्या आपको? बोलो, आज 70 बरस हो गया, आज ऐसा हालत ला दिया कि आप अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। आपको सऊदी, कतर, दुबई, मलेशिया में जाकर के काम करना पड़ रहा है। बोलो, किया कि नहीं? जिस कांग्रेस को आपने पैदा किया, वो कांग्रेस ने यहां तक आपको किया कि आपको इस भूमि पे रहने नहीं दे रहा है। घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य का बात छोड़ दीजिए, आपको यहां पे रह करके रोजगारी नहीं दे पा रहा है। बोलो, वो कांग्रेस आपका है? बोलो, है? कभी नहीं है, क्योंकि वो शासक वर्ग का कांग्रेस था। शासक ने अपना सब कुछ बना लिया, आपको भिखारी की तरह इसी धरती पे छोड़ दिया। अभी आप कीड़े की तरह रेंग रहे हो, कल ऐसा वक्त आएगा कि आप रेंगने का अवस्था भी यहाँ नहीं रह जाएगा। तब क्या करोगे मेरे नौजवानों? ये आपको सोचने का समय है। वो क्या सोचेंगे जो जाने की स्थिति में है? वो लोग अगर सोचते तो आज ये मधेश, आज यहाँ के नौजवान, आज हम लोग को ये राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोग भी कहीं रोजगारी करते, हम लोग कहीं पे जाकर के ऑफिसों में कर्मचारी होते। यहाँ पे बैठे मेरे सभी नौजवान भाई कहीं ना कहीं नौकरी रोजगारी में होते। लेकिन ये उन बुजुर्गों का, हमारे उन जो है बीते हुए लोगों का शराफ है, उनका अत्याचार है, उनका द्रोह है, जिसके बदौलत आज हम सबको आगे आना पड़ रहा है। इसलिए आपको गंभीरता से सोचने का समय। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? पूरा के पूरा जंगल कटवाया, आपको भारत को बेचा, पूरी की पूरी नदियां आपके बेच ली गई। यहाँ पे पानी आज सिंचाई को नहीं होता है और सारी के सारा पानी भारत में बेच दिया। बोलो, यहाँ का जल जंगल जमीन जितना था सब बेच दिया। और ये कांग्रेस वाले क्या किए? आज अगर आप एक बोरा खाद भी लाए तो बॉर्डर से इस पार नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा अत्याचार किया 70 बरस में। राणा शासन के बाद में अगर सबसे बड़ा दमन कोई किया होगा तो इन्हीं कांग्रेसियों ने किया, जिनको आपने सिंह दरबार में पहुंचा दिए। बोलो, अब वक्त आ गया है हमारे नौजवानों को, पीछे खड़े मेरे भाइयों को, इधर खड़े मेरे बहनाओं को, इधर खड़े मेरे भाइयों को वक्त आ गया है कि अब उनको उस सिंह दरबार से कुर्सी से पकड़ करके खींच करके इसी गलियारे में फेंक दे। और आज आपका वो समय आ गया है कि वहां पे आपको बैठना होगा। इसके लिए तैयारी आपको करना पड़ेगा, हर विराटनगर के वासी को करना पड़ेगा। कांग्रेस तो किया, हिमालय ने कम नहीं किया, कम किया है। बोलो, एक लाल बाबू पंडित जी रहते हैं यहाँ पे, नाम सुने होंगे आप लोग। अरे उनका नाम तो लाल बाबू है, मगर वो एक नंबर का काला बाबू है कि नहीं? जब आप रोड पे अपना अधिकार मांग रहे थे, मेची काली के में पूरे मधेश के लोग अपना अधिकार मांग रहे थे, संवैधानिक हक मांग रहे थे, समतामूलक समाज निर्माण का जो है अधिकार मांग रहे थे, नौकरी रोजगारी की व्यवस्था मांग रहे थे, आत्मसम्मान की बात मांग रहे थे, अपनी पहचान की बात मांग रहे थे, तब ये बैठ करके ये काला बाबू, ये लाल बाबू वहां के राजौटों से मिल करके चाय पान कर रहा था। बोलो, करता था कि नहीं? इतना बड़ा करप्शनकारी
भिखारी निकला। बोलो हिमालय कौन सा कम किया है? कौन सा कम किया ओली ने? जब आप आंदोलन कर रहे थे क्या कह रहा था? सबे बिहारी हरुहुन नेपाली होइनन बिहारी आएर आंदोलन करी रहे छन्। दुई चारवटा आप झर्दैमा केही हुँदैन। यो त माखे सांगलो हो, माखे सांगलो। कौन बोल रहा था? बोलो यही आतंकवादी बोल रहा था कि नहीं? सब बोलो, ये ईमानदारी की बात है, इसमें झूठ और मिसावट नहीं है, क्योंकि हम मिसावट वाले लोग नहीं हैं। हम वो जवान हैं, हम वो लोग, हम उस पीढ़ी के नौजवान हैं। याद रखो, हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसलिए झूठ नहीं बोलते हैं हम। झूठ बोलो तो तुम बोलो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम वो आईने हैं जो दिखाते हैं दाग चेहरे का। जिसे खराब लगे वो हट जाए, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। हम तो वो एनारूपी हैं, आपको हकीकत सुनाते हैं। ऐसा आतंकवादियों का पार्टी हिमालय आपको 30 बरस से ठगते आया। क्या नहीं किया आपके लिए? कौन सा अत्याचार नहीं किया? बोलो, इतना अत्याचार किया। सुकुम्बासी के नाम पे पूरे पहाड़ से लोगों को लाके यहाँ सुकुम्बासी के नाम पे बैठाया कि नहीं? पुनर्वास के नाम पे बर्मा, भूटान, थाईलैंड के लोगों को यहाँ जमीन दिया कि नहीं? आप अभी आपके पास जमीन नहीं है, घर बनाने का व्यवस्था नहीं है। 8 महीने तक खाना दे करके इसी भूमि को हरण करके बर्मा, भूटान, थाईलैंड से ला करके पहाड़ियों को इसी भूमि पे बैठाया कि नहीं? बोलो कौन सा कम किया है? गांव भर का जैसे अभियान ला करके इन अत्याचारियों ने पूरे पहाड़ से ला करके पहाड़ियों को यहाँ बैठा दिया, जो आज 50% पे पहुंच गए। यदि इसी तरह शांत रहोगे तो कल आप अल्पमत में पड़ोगे। इसी तरह कहीं हिमालय कांग्रेस, फोरम, राजपा, भाजपा में बटे रहोगे तो आप कल अल्पमत में आओगे, लात मार के यहाँ से फेंकेगा और रोहिंग्या की हालत तुम्हारी होने वाली है। इसलिए गंभीरता से सुनो मेरे मोरंग के पासियों, आप राजनीति जानते हैं, मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अतीत को याद करो। आप भूल गए उस शक्ति को, आप भूल गए उस पहचान को, जब यहाँ पे आपका राजा हुआ करता था, यहाँ पे आप शासन करते थे, यहाँ से आप आत्मसम्मान के साथ रहते थे, गौरवशाली मधेसी हुआ करते थे, राजा विराट का दरबार हुआ करता था और आपका सेना भी होता था, आपका कर्मचारी भी होता था, आपका सारी व्यवस्थाएं होती थी। ऐसे भूल गए आप लोग। बोलो, उसी को जगाने के लिए हम आए हैं, कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। बोलो, जागोगे कि नहीं? आगे बोलो, पीछे वालों खड़े बोलो। होगा कोई फिरंगी जो नहीं बोलेगा, नहीं हाथ उठाएगा। अपने होंगे तो जरूर बोलेंगे, है कि नहीं? ताली बजा के बोलो। हिमालय ने कम नहीं किया, बीच में आ गया ये बरही तिरही वाली पार्टी, जो 12 वर्ष की बरही करता है, 13 वर्ष की तिरही करते करते हम सबको इतना विनाश के कगार पे ला दिया, इतना विनाश के कगार पे लाके खड़ा किया कि आज आपके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। बोलो, है कि नहीं? आए। जो भगौड़े लोग, जिनको कहीं पे पद नहीं मिला था, वैसे भगौड़े लोग दौड़ दौड़ के आए। जब आप रोड पे जाकर के खून बहा रहे थे, रोड पे अपनी जान दे रहे थे, रोड पे अपने बच्चों को अनाथ कर रहे थे, रोड पे अपने माताओं बहनों का जो है साथ छोड़ रहे थे, उस समय में भगौड़े, भूपेंद्र यादव जैसे भगौड़े माओवादी में गया। प्रचंड ने जब लात मारा तो भाग करके आया, मधेसी जन अधिकार फोरम गठन किया कि नहीं? और वो भगौड़ा सिर्फ गठन नहीं किया, इतना बड़ा आप सब उसको शासक बना दिए, मंत्री बनाए, उप प्रधानमंत्री तक बनाए, परराष्ट्र मंत्री बनाए कि नहीं बनाए? लेकिन कभी देखा होगा कि उसका पीए तक मधेश का चेहरा वाला नहीं था। सब उसी शासक वर्ग को रखा कि नहीं? कौन सा अधिकार देगा आपको? और वो भगौड़ा भागते भागते कभी मोरंग में चुनाव लड़ता है, कभी सुनसरी में चुनाव लड़ता है, कभी सप्तरी में चुनाव लड़ता है। अब उसका पता नहीं है अब कहां से चुनाव लड़ेगा। और आपके भावना को, आपके सम्मान को, आपके इज्जत को, अरे पूरे मधेसियों को, अरे मोरंग के मधेसियों, तुम्हारे पूरे सपने को ले जा करके किसके चरण में सौंप दिया? बोलो, उसी डॉक्टर बाबू राम भट्टराई के चरण में
सौंपा कि नहीं। आज ऐसा कर दिया, आज ऐसा कर दिया कि मधेश का नाम भी बेच डाला। जो बाबूराम भट्टराई संविधान का मसौदा दे करके आपको अधिकार से वंचित करने वाला, उसी सपोला के पैर, उसी सपोला के चरणों में आपके आत्मसम्मान को पटक दिया कि नहीं। बोलो, ऐसा गद्दार उपेंद्र यादव है कि नहीं, कोई दूसरा होगा। आप सब उसके विषय में बहुत जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कभी यहीं पे टीचर हुआ करते थे, साइकिल पे चलते थे। हमको ज्ञात हुआ है अभी भी कि साइकिल पे चलते थे, टायर पंचर हो गया, टायर फूट गया तो ट्यूब लिए थे किसी दुकानदार का, आज तक उसका पैसा नहीं दिए हैं, इसी लाइन में उनका दुकान है। बोलो, चप्पल पहन के स्कूलों में जाने वाला आज करोड़पति बना है कि नहीं, आज अरबपति है कि नहीं, आज उसका बेटा अमेरिका का नागरिक बनने गया है कि नहीं। बोलो, अरे मोरंग वालों, आपके सपना को नहीं बेचा, आपके मताधिकार को भी बेचा है। और हमारे भाई बहन जो खून बहाए थे इस धरती के लिए, उनके सारे खूनों को बलात्कार किया है। इतना बड़ा आतंकवादी अपराधी है उपेंद्र यादव। अगर कहीं मधेश में विकास नहीं होने दे रहा है तो वही है उपेंद्र यादव कि पप्पू कंस्ट्रक्शन जैसे लोगों को संसद में बैठाया है, जिसके तहत मधेश की रोड वैसे पड़ी है। और ठेका किसको दिलवाता है, उसी पप्पू कंस्ट्रक्शन वाला। बोलो, दिलवाता है कि नहीं। कैसे आपकी रोड बनेगी। आज कहीं भी बलात्कार होता है, कहीं भी अपहरण होता है तो सारे के सारे वही दलाल लोग मिलते हैं जो चोर डकैत थे, जो आज नाम तक बेच करके समाजवादी क्या बना दिए, आत्महत्यारे, वही लोग तो है ना। फिर इतना नहीं, मेरे भाई की तस्वीर लगी है राम मनोहर यादव की, राम मनोहर यादव जी की तस्वीर है, यादव जी की। हमारे ही जिला में ये जो राम मनोहर मेरा भाई पूछने गया था, मंत्री जी बताओ कहां गया आपका रोजगारी वाला सिस्टम। आप कहते थे ना समानुपातिक समावेशी होकर के 30,000 मधेसियों को सेना में लिया जाए, कहां चला गया, कहां गया आपका पुनर्लेखन, कहां गया संविधान संशोधन, कहां गया इन मेरे भाइयों का सपना, कहां गया मधेसियों का आत्मसम्मान, कहां गई हमारी पहचान, कहां कहां बेचोगे। सिर्फ इतना पूछने की वजह से मेरे भाई को हिरासत में डलवा करके खत्म करने वाला, मरवाने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही मेरा मामा कंस है, मामा कंस। इसलिए उस मामा कंस से कहता हूं, अब कृष्ण का अवतार हो गया है, इसलिए तुम्हारे पे चलने वाली नहीं है। वो कंस रूपी मामा, मैं उसको कहना चाहता हूं कि विजय गच्छदार तक गियो, विजय गच्छदार जी गियो गियो, अरे विजय गच्छदार गियो। अब मामा कंस, मामा उपेंद्र तुम्हारा क्या होने वाला है कि नहीं। बोलो, जब तक मामा कंस की अंत नहीं होगी तब तक शासन व्यवस्था सही नहीं होगा। इसलिए मामा कंस को वही चाहिए, भांजा कृष्ण का अवतार चाहिए, वो हो चुका है। इसलिए खुशी मनाओ मेरे दोस्तों, खुशी मनाओ और तैयारी करो। दूसरा रहे राजेंद्र मत जो बना है अभी राजपा, उनका क्या कहा जाए। बोलो, कहे। अरे जब आप रोड पे मर रहे थे तो हमारे बूढ़े बाबा महान ठाकुर जी विज्ञान प्रविधि मंत्री थे, कहते थे तो पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला। जब आप रोडों पे जान दे रहे थे और बूढ़े बाबा को लाज नहीं आया, कांग्रेस में थे उस समय, जब आप जान देते थे तो आपकी जान को, आपके जो है आंदोलन को पानी का बुलबुला कहते थे। जब देखा मधेसी मानने वाला नहीं है, मैची से काली मधेसी एक हो गया, अधिकार लेके छोड़ेगा, वहां से भागते भागते आया तो मलोबा बनाए कि नहीं। बोलो, सिर्फ बनाया उन्होंने नहीं, उनमें जुटने वाले जितने भी षड्यंत्रकारी जितने गुंडा डन थे, सबके सब मिले कि नहीं। और अब मिलते मिलते आज आकर के छक्का सबकी पार्टी बनाए है कि नहीं। अरे छक्काओं की पार्टी है,
जान को दे रहे थे और इनके नेता चुपके से जाते थे, विद्या देवी भंडारी को राष्ट्रपति बना के चले आते थे, चुपके से जाते थे, प्रधानमंत्री सुशील कोइराला को बना के चले आते थे। बोलो ये गधा और नालायक का काम है कि नहीं? तो हम कहते तो क्या अपराध हुआ? बोलो कौन सा अपराध है? क्योंकि तुम्हारा काम ही वैसा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, और यही तो है गीता का ज्ञान, है कि नहीं? बोलो। तो ऐसा कर्म करते करते दुष्कर्म में आ गए ये, और हमारे बाबा लोग, दादा लोग, ये छक्का लोग मिलकर के बना लिए एक सिंडिकेट, जिसके तहत आप सबको गुमराह करते घूमते हैं, सभी को गुमराह करते हैं। इसलिए याद रखो, अभी तक मधेसी जनता के लिए कोई पार्टी ही नहीं बना, सबके सब भगौड़े द्वारा बनाया गया संगठन है, सिंडिकेट है। कौन सा पार्टी है आपके लिए? बोलो। नेपाली कांग्रेस आपसे पूछ करके नहीं बना था, भारत में बैठ के बीपी कोइराला ने आपसे आंदोलन करवा करके झूठ मूठ का पार्टी गठन किया, जिसका नाम रखा नेपाली कांग्रेस, और उसी कांग्रेस में से फूट करके आए जो कुछ लोग, वो गठन कर लिए एमाले, और उसी एमाले में जब प्रचंड जैसे लोग को पद नहीं दिया तो जंगल में जाकर के चोरों का संगठन बना के माओवादी गठन किए कि नहीं, डकैती डाले कि नहीं, और उन्हीं माओवादी में से उपेंद्र जैसे भगौड़े को जब पद नहीं दिया तब मधेसी जन अधिकार फोरम गठन किए कि नहीं, और उन्हीं एमाले कांग्रेस में से रहे हुए लोग, विजय गच्छदार गद्दार जैसे लोग, विजय गद्दार जैसे कांग्रेस में रहे लोग आकर के थारू भाइयों का सेंटीमेंट लेकर के आकर के पार्टी गठन कर लिए, मधेश का नाम जोड़ करके मधेसी जन अधिकार फोरम बना लिए, तमालोपा बना लिए, गणतांत्रिक बना लिए, सरतांत्रिक बना लिए, जो आज सब जाकर के उन्हीं की चरणों में सौंप दिए। बोलो किए कि नहीं? और इतना बड़ा गद्दार निकला कि आज वो तो गया, कितने में गया? अरे 9 करोड़ में गया, 9 करोड़ में। बोलो बोलो, अगर वो 9 करोड़ में बिकने वाला नेता होता तो आज वो अंदर नहीं जाता, वो इतने में नहीं बिका। कौन कहता वो सिर्फ 9 करोड़ का बिकाऊ है? वो इतना बड़ा बिकाऊ है कि मेची काली से पूरे थारुओं को, थारुओं की भावनाओं को, राजवंशी और संथालों की भावना को लेकर के नाम के पीछे गच्छदार लगा करके जब भी शासक वर्ग को बेचने का काम किया है, वो किसी का नेता नहीं हो सकता है। वो केवल स्वार्थ का राजनीति किया था, अपने लिए राजनीति किया था। इसलिए मधेश में अभी तक, पूरा नेपाल में अभी तक कोई जनता के लिए पार्टी ही नहीं बनी थी, केवल जनमत पार्टी के अलावा। बोलो अब जनमत पार्टी कैसे बनी? जनमत पार्टी कहीं वो भगौड़ा इंडिया में, भारत में, बाहर में रह के बनाया गया संगठन नहीं है। हमारा नेता इसी भूमि पे रह करके, और आप सबको याद है, इसी प्रांगण में अपना पैर तोड़वा करके आपसे पूछ करके कि मधेसियों आपको क्या चाहिए, तब जब आप बोले कि आपका कोई पार्टी होना चाहिए, आपका कोई चुनाव निशान होना चाहिए, तब जाके जनमत पार्टी बना है। बोलो बना है कि नहीं? आपसे पूछ करके बनाया गया पार्टी जनमत पार्टी है। इसलिए ये जनता की पार्टी है, कोई सिंडिकेट और किसी भगौड़े द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है कि नहीं? बोलो। सब जानते हो आप लोग कि उनका नेता और हमारा नेता कैसा है। उनका नेता चप्पल चोर, टोप का पैसा नहीं देने वाला, तस्करी करने वाला राजन महतो, भाड़ा का टट्टू विजय गच्छदार, गुंडा सब का राज करने वाला शरद सिंह भंडारी जैसे लोगों का संगठन है, जो केवल आए थे पैसा कमाने के लिए, और आज भी कमाए और पूरी जिंदगी कमा लिए। बोलो जब भी बेचते रहे, आपको पैसा कमाते रहे, काठमांडू में घर बनाते रहे, मंत्री बनते रहे, अपने साली को मंत्री बनाए, समधी को बनाए, गर्लफ्रेंड को बनाए, यहाँ तक कर डाले कि अभी देखो समधी भी बना लिया जाके काठमांडू। बनाया कि नहीं? ऐसे लोगों का पार्टी था वो, जो समाज से तिरस्कृत लोग थे, जो समाज में नालायक लोग थे, जो समाज में मुंह दिखाने वाले लोग नहीं थे, उनके द्वारा बनाया गया वो सब पार्टी है, वो सब संगठन है। हमारी पार्टी को देखो, वहां करोड़ों कमाने के लिए आए थे और यहाँ करोड़ों पे लात मार के आए हमारा नेता। बोलो आया है कि नहीं? वो करोड़ों कमाने के लिए आए, हमारा नेता
कॉलोनी को, नौकरी को अमेरिका जैसे जगह पे रह करके वहां के ग्रीन कार्ड को लात मार करके आया है। इसलिए हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में जमीन आसमान की फर्क है। वो तिरस्कार लोग थे, वो भ्रष्ट लोग थे, वो भ्रष्टाचारी थे। हमारा नेता वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक, अरे जोर से बोलो, वैज्ञानिक है, उनके तरह दलाल नहीं है। इसलिए उनकी पार्टी और हमारी पार्टी में, अरे जो कभी मधेसी मधेसी चिल्लाता था, उसकी पार्टी में केंद्रीय सदस्य का सूची देखो, 400-500 लोग केंद्रीय सदस्य हैं, जिसमें आप ढूंढोगे सबके सब शासक को पाओगे। आपकी लिस्ट भी नहीं है उसमें, आपकी सूची भी नहीं है उसमें। ऐसे भ्रष्टाचारियों का पार्टी है वो। हमारा पार्टी में देखो, जो कुछ भी है सब क्लियर, क्लीन है, क्लीन। यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे कोई बच्चा तस्करण करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई अपहरण करने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई बेईमान नहीं है, यहाँ पे कोई समाज से तिरस्कृत किया हुआ भ्रष्ट गुंडा डन का पार्टी नहीं है। हम सब इसी भूमि पे रह करके इसी भूमि की रक्षा करने वालों का संगठन है। इसलिए निसंकोच आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जनमत पार्टी के अलावा दूसरा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं, दूसरा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों, संकोच मत करो। मेरे भाइयों, अपमानित होने का संकोच मत करो, क्योंकि अभी तक नहीं था तब आपको वही ठीक लगता था। मैं आपकी भावना को और आपके ज्ञान की कदर करता हूं। जब राणाओं ने सताया तो आपको लगा हो सकता है कांग्रेस आया है, प्रजातंत्र आ गया है, तो इसमें रह के हो सकता है हमारी समस्या समाधान हो जाए। आप लोग लग गए, मैं स्वागत करता हूं इस बात का। फिर जब आया ये माले तो आपको लगा हो सकता है ये कल्याण कर दे मेरा, तो आप सब ये माले बन गए, उसको भी मैं स्वागत करता हूं। उसके बाद आया माओवादी, कहा लोग कल्याणकारी राज बनाऊंगा। हो सकता है आप लोग सोचे कि यही अच्छा होगा, सबके सब निसंकोच होकर लग गए। मैं उसके लिए भी आपको इस्तकबाल करना चाहता। फिर जब ये सब हुआ तो हो गया मधेश आंदोलन, आप सबने किया तो लगा यही अच्छा होगा। आप सब मधेसी जन अधिकार फोरम बन गए, तमालोपा बन गए। मैं यहां तक आपको माफ करता हूं और याद रखो, दुनिया में